पटना में परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना जारी। मुख्य सचिव से मिला बीपीएससी छात्रों का डेलीगेशन। छात्र संगठनों के बिहार बंद का दिखा असर, कई जगहों पर रोकी गई रेल। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की लॉन्च। पुजारियों ने की केजरीवाल के घर जाकर मुलाकात। पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 देने का किया ऐलान। बीजेपी ने योजना को बताया हवा हवाई। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में वोटर लिस्ट पर रार, बीजेपी का दावा। संजय सिंह की पत्नी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर, दिल्ली की वोटर नहीं। बीजेपी के आरोपों पर संजय सिंह का पलटवार, कहा 4 जनवरी को सुल्तानपुर में काटा जा चुका है उनकी पत्नी का वोट। नए साल पर राहुल गांधी के छुट्टी पर विदेश जाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा पूर्व पीएम के निधन पर शोक मना रहा है देश और राहुल गांधी नया साल मनाने वियतनाम पहुंचे। बीजेपी ने गांधी परिवार पर सिखों के अपमान का आरोप लगाया। केरल में सेना के अधिकारी के साथ मारपीट, लेफ्ट कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। एनसीसी कैंप में फूड पॉइजनिंग के संदेह में हाथापाई। इसरो आज रचेगा नया इतिहास। स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग का करेगा परीक्षण। प्रक्षेपण से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने की तिरुपति बालाजी की पूजा। स्पेडेक्स की सफलता से अंतरिक्ष में दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा भारत। पंजाब में किसान संगठनों का पंजाब बंद। एमएसपी समेत 13 मांगे मनवाने के लिए पंजाब बंद। अमृतसर और मोहाली में जुटे किसान संगठन के लोग। पंजाब के शंभू बॉर्डर के रेलवे ट्रैक पर जुटे किसान प्रदर्शनकारी। 107 ट्रेनों पर असर। उत्तर प्रदेश के संभल में खुदाई के बीच सियासत है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संभल पहुंचकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। हिंसा के बाद पहली बार संभल पहुंचे बल। मेलबर्न टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन से हराया। सीरीज में भारत 2-1 से पीछे। यशस्वी जायसवाल ने 84 रन की पारी खेली। कड़ाके की ठंड के साथ होगा नए साल का स्वागत। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में चलेगी शीतलहर। दिल्ली में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी। वीडियो बना रहे हैं हम, वीडियो। पंजाबी या पठान? हाँ, पंजाबी का पठान। अगर आचार संहिता लग गई तो वो फिर आवंटित नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले फंड रिलीज हो जाए। इमामों की जो तनख्वाहें हैं वो लगभग देश के हर राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड द्वारा दी जाती है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। कुछ दिनों पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि भारत के पड़ोस में जितनी टेंशन बढ़ेगी उतनी भारत की चिंता बढ़ेगी। ये बात इसीलिए सही थी क्योंकि एक और बांग्लादेश की हालात की वजह से भारत में शरणार्थी संकट बढ़ रहा है और भारत के बॉर्डर्स पर 1971 जैसी स्थिति आ गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान के हालात भी तेजी से बिगड़ रहे हैं और अब पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, पाकिस्तान के टूटने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और तालिबान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाली कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान की सीमा से लगी पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर पाकिस्तानी सेना के 19 सैनिकों को मार डाला है। आप ये जानकर, जी हां, जानकर चौंक जाएंगे कि तालिबान को इस हमले का न्योता खुद पाकिस्तान ने दिया है।
पाकिस्तान ने भारत की पीओके में आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की नकल करते हुए अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और क्रिसमस के एक दिन पहले अफगानिस्तान में टीटीपी के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का दावा किया था। पाकिस्तान का यह हमला उसी के आत्मघाती उसके लिए साबित हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान ने हमले में महिलाओं, बच्चों समेत 51 निर्दोष लोगों को मार डाला है। पाकिस्तान के इसी हमले से बुरी तरह गुस्साए तालिबान ने बदले की कसम खाई और तालिबान के 51,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर युद्ध के लिए कूच कर गए और अब पाकिस्तान तालिबान में युद्ध जैसी स्थिति है और इस बात ने पाकिस्तान पर अस्थिर होने के खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि एक और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कटोरा कूटनीति यानी कि दूसरे देशों से भीख मांगने के सहारे चल रही और दूसरी ओर बलूचिस्तान में लगातार बढ़ता विद्रोह पाकिस्तान के एक और बंटवारे का रास्ता बन रहा है और तीसरी ओर सी पैक परियोजना के लगातार लटकने से चीन भी पाकिस्तान से नाराज है। चौथी ये वजह भी है कि इमरान खान का विवाद भी पाकिस्तान को अस्थिर कर रहा है। ऐसे में गृह युद्ध, आर्थिक संकट और आतंकवाद में फंसे पाकिस्तान ने तालिबान से सीधी टक्कर लेकर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और हो सकता है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लगा होगा कि मोदी स्टाइल में आतंकवाद पर एयर स्ट्राइक करके उनकी वाहवाही होगी, दुनिया में थोड़ी इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। शायद पाकिस्तान को यह भी लगा हो कि तालिबान के पास हथियारों की कमी होगी, लेकिन भारत की नकल के चक्कर में पाकिस्तान ये अक्ल नहीं लगा पाया कि जो तालिबान ने अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों को घुटने पर वो लेकर आ गया है, उसके सामने पाकिस्तान की क्या औकात है। पाकिस्तान ये भी भूल गया कि वो भारत से आखिरी युद्ध 1999 में करगिल के वक्त हारा था। तब से पाकिस्तानी सेना के पास युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि तालिबान के पास 1 दशक से ज्यादा युद्ध का अनुभव है। और अब शायद पाकिस्तान को समझ आ रहा होगा कि उसने तालिबान को छेड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक और तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की चौकियों को उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना तालिबान के आगे सरेंडर मोड में आ गई है। دغه ملګي पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा यहाँ पर तालिबानियों की तरफ से किया गया है। उसके बाद जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तानी या पाकिस्तानी के खिलाफ जो है इस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तानी तालिबानी है जो कहीं ना कहीं अफगान तालिबानी जो होते हैं उनकी तरह हैं, पाकिस्तान की सेना से नाराज है, वहां की सरकार से नाराज है और यही वजह है। अब देखिए जिस तरीके से पाकिस्तानी जो चौकियां हैं उन पर कब्जा और उसके बाद से जश्न मनाते हुए ये नजर आ रहे हैं। यानी जिस तालिबान को पाकिस्तान ने जन्म दिया था, जिस तालिबान के लिए पाकिस्तान कहता था कि वो भारत से कश्मीर के लिए लड़ेगा, उसी तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान का यह हमला पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ सकता है और पाकिस्तान का एक और बंटवारा हो सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान पर हो रहे हमलों के बीच डुरंड लाइन का मुद्दा उठा दिया है। तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा कही जाने वाली डुरंड लाइन यानी कि एलओसी को नहीं मानता है। डुरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे वाली ये लाइन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की बातचीत के आधार पर खींची गई थी। अफगानिस्तान इस लाइन को इसलिए नहीं मानता है क्योंकि ये लाइन, आपको बता दें, पश्तून आबादी को 2 हिस्सों में बांटती है। अफगानों का यह भी कहना है कि पश्तून उनकी संस्कृति का हिस्सा है और ये एक लाइन उनके परिवार, समाज और संस्कृति को 2 हिस्सों में बांटती है।
इसीलिए डुरंड लाइन को दुनिया का सबसे खतरनाक, जी हां, सबसे खतरनाक बॉर्डर कहा जाता है, क्योंकि इसने पश्तून लैंड के 2 टुकड़े कर दिए। अफगानिस्तान हमेशा से डुरंड लाइन मिटाना चाहता है और तालिबान की इस कोशिश में पाकिस्तान में रहने वाले, जी हां, पाकिस्तान में रहने वाले 20% पश्तून भी उसके साथ हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी कहे जाने वाले पेशावर तक फैले हुए हैं। और इसलिए तालिबान ने अब पेशावर तक दावा ठोक दिया है और अब तालिबान का यह कहना है कि अब वो पाकिस्तान से पेशावर को आजाद करवाने के बाद ही मानेगा। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान लड़ाकों की कुछ टुकड़ियों ने डुरंड लाइन पार कर लिया है और पाकिस्तान में घुसकर हमले कर रही है। यानी कि अब पाकिस्तान पर तालिबान के कब्जे का खतरा मंडराने लगा है, जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जे के सपने देखता है। उसकी अपनी ही जमीन तालिबान के हाथ में जाने का खतरा बढ़ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति ऐसी है कि तालिबान के हमले में उसके कई टुकड़े हो सकते हैं। पहला टुकड़ा हो सकता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोग लंबे वक्त से पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और बलूचों की बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रही है। बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रांत में बड़ी संख्या में पश्तून रहते हैं जो तालिबानियों को अपना करीबी मानते हैं। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। और इसके अलावा सिंध के लोग भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए लड़ रहे हैं। यहां के लोग मानते हैं कि सिंध को सिंधु देश बनना चाहिए और इसके अलावा पाकिस्तान ये भी जानता है कि कभी ना कभी उसे पीओके से भी अवैध कब्जा छोड़ना पड़ेगा। पीओके भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने गलत ढंग से 1948 से ही कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान ने छेड़ दिया, अब तालिबान छोड़ेगा नहीं। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गलती कर बैठे शहबाज। मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई मुनीर की सेना। तालिबान लड़ाकों के आगे पाक सैनिकों का सरेंडर। पाकिस्तान की 2 चौकियों पर तालिबान का कब्जा। जो काम भारत ने पाकिस्तान में घुसकर किया, जो काम अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर किया, जो काम तुर्की ने सीरिया में घुसकर किया और जो काम इजराइल ने गाजा, लेबनान और ईरान में किया। पाकिस्तान ने इन्हीं देशों की नकल करके वही काम अफगानिस्तान में घुसकर किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना का दांव उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। शहबाज शरीफ ने सोचा कि अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करेंगे तो हथियारों से कमजोर तालिबानी सरकार पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत नहीं करेगी और पूरी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि अब पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार देश नहीं, बल्कि दूसरे देश में भी घुसकर आतंकियों का सफाया करने वाला देश बन चुका है। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का ऐसा जवाब दिया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर हमला बोल दिया है। पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर तालिबान लड़ाकों के हमलों में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 11 जवान घायल हो गए। तालिबान फोर्स ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की 2 चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है और पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। हाथ ऊपर करो, हाथों। شابه دغه د زمرین له پولیسان سره مخامخ पाकिस्तान
अपने 16 जवानों की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पक्तिका और खोश्त प्रांत में 4 जगहों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 51 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान का कहना था कि उसने अफगानिस्तान में टीटीपी आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, जबकि तालिबान सरकार का कहना है कि मारे गए लोग आम नागरिक थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इसी के बाद तालिबानी सरकार भड़क गई और अपने लड़ाकों को पाकिस्तानी सीमा पर हमला बोलने के लिए भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संभल में एएसआई की खुदाई और सर्वे को लेकर अखिलेश यादव के नए दावे की, जिसे लेकर बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिविर है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये करोड़ों लोगों की सुरक्षा का विषय है। ये खुदाई उदाई का मामला सिर्फ लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चल रहा है। पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई। जिस तरह से इन्होंने संभल में या देश में शुरू कर दिया है, उसे नाश करेंगे। लेकिन ये बात गंभीर है कि कौन सा ऐसी जगह होगी, राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है उसको भी खोदने के बाद वहाँ से कुछ न कुछ ऐसा निकलेगा। तो उत्तर प्रदेश के संभल में जहां पर एएसआई का सर्वे और खुदाई चल रहा है, लेकिन इसी सर्वे और खुदाई के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बेहद विवादित दावा कर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है और वहां पर खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस दावे का आधार क्या है? क्या उन्होंने संभल में जारी खुदाई का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से बात कही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अखिलेश को पहले सिर्फ संभल में सिर्फ सर्वे से दिक्कत थी, अब शिवलिंग से भी परेशानी हो रही है। वही अखिलेश के दावे के बाद कांग्रेस ने कदम आगे बढ़कर कह दिया कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय के नीचे भी खुदाई की जाए। हो सकता है वहां पर युधिष्ठिर का राजयोग यज्ञ का मंदिर भी मिल जाए। कांग्रेस के एक और नेता हैं उदित राज, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव की चुनौती स्वीकार करे, तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू आस्था को गाली देते हैं। जिस लहजे में उन्होंने बात कही है वो हिंदू धर्म का अपमान है। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पूछा कि अगर ये बात उन्हें पता थी तो वो खुद उत्तर प्रदेश के सीएम थे उस वक्त, वो तो उन्होंने क्यों सीएम आवास की खुदाई उस वक्त क्यों नहीं करवाई, ये उनसे पूछा जा रहा है। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौट ही नहीं दूंगा मैं पीछे। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के निर्दल बयान किया। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है। तो 5 साल लगातार थे। तो संभल को लेकर हो रही राजनीति का यह स्तर तब है जब संभल हिंसा को लेकर बेहद खतरनाक जानकारियां सामने आ रही है। संभल हिंसा का अब आईएसआई, दाऊद और अलकायदा कनेक्शन भी जुड़ने लगा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया था कि संभल हिंसा में
पाकिस्तान में बनी गोलियों का इस्तेमाल हुआ है और संभल हिंसा के लिए विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ चुकी है। संभल हिंसा पर सियासी खेल। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, जिसकी भी खुदाई होनी चाहिए। पीड़ित परिजनों से मिला एसपी डेलीगेशन। समाजवादी पार्टी लगातार कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये करोड़ों लोगों की सुरक्षा का विषय है। ये खुदाई उदाई का मामला सिर्फ लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चल रहा है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजा। पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई। दो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या संभल सियासत की नई प्रयोगशाला बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सियासत थमती नजर नहीं आ रही। संभल हिंसा के 36 दिन बाद आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष, 5 सांसद और 3 विधायक शामिल थे। समाजवादी पार्टी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया था। आज एसपी डेलीगेशन ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें चेक सौंपे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाया और ये भी कहा कि वो पहले ही संभल में पीड़ितों से मिलने आना चाहते थे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है। कुंभ हिंदुओं का इतना बड़ा पवित्र त्योहार, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी एक विधर्मी को दे दी, जिसकी हिंदू से कोई आस्था ही नहीं, ना हमारे धर्म से आस्था, ना हमारी संस्कृति से आस्था। उसको उस कुंभ का प्रभारी बना दिया और उसको देखा था किस प्रकार से अव्यवस्था थी कि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और भगदड़ में 50 से भी अधिक लोग मर गए थे। तो किस प्रकार से कुंभ में एक कुव्यवस्था इनके समय पर रही और आज जब वहाँ के ऊपर सुव्यवस्था हो रही। संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा के पीछे दाऊद गैंग से लेकर आईएसआई और अलकायदा का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। एक तरफ खुफिया एजेंसियां हिंसा के पीछे आतंकी कनेक्शन के इनपुट की जांच कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इतने गंभीर मुद्दे पर सियासत करने और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी संभल में मुस्लिम वोटों की सियासत कर रही है। जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं अखिलेश यादव, किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे? नहीं करेंगे, ना करना चाहिए। मतलब कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, हिंदू आस्था को दो गाली क्योंकि लेनी है वोट बैंक की ताली, यही इनकी बन चुकी है प्रणाली। पूरे इंडी अलायंस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए हर रोज सामने निकल कर आता है। संभल में मृतकों के परिजनों से मिलने गए डेलीगेशन में संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में हिंसा के मामले में पुलिस ने झूठी एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं कैराना से एसपी सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिजली चोरी के मामले में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई। पूरी मजबूती से संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है?
लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए, लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है हमेशा। आज संभल गए समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस चौकी बनाने के लिए एएसआई से परमिशन ली गई। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन बहुत बन चुके हैं, अब स्कूल और अस्पताल खोले जाने चाहिए। यह पुलिस जो है कानून को अपने हाथ में लेकर के जो है काम कर रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुकदमा दर्ज हो रहा है और मुकदमा में ऑर्डर हो रहा है उसी दिन, और नकल का सवाल भी नहीं पड़ा कि उसकी नकल मिल जाए आदेश की, क्या आदेश हुआ, और उसका क्रियान्वयन करने जो है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा रहे हैं। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। पुलिस तो ये कहती है कि ये असलाहा ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी जरूरत होती है तो जो असलहे पकड़े जाते हैं नाजायज वो इनके माल खाने में रखे जाते हैं। जब जरूरत होती है तो माल खाने से निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और बहाना बना देते हैं कि पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। और संभल हिंसा के बाद अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव पर सियासी महाभारत की। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही वोटर लिस्ट घोटाले के आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे रही है। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाने और चुनाव को प्रभावित करने की बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की है। बीजेपी ने अपने दावे को लेकर जो उदाहरण पेश किए हैं उसमें शाहीन बाग में दर्ज एफआईआर का हवाला दिया गया है, जहां पर आधार कार्ड और बिजली बिल जैसे दस्तावेजों से छेड़छाड़ करके फर्जी तरीके से वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ऐसा आरोप है कि इस घोटाले के तहत एक ही पते पर कई वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को हिंदू बहुल इलाकों में जोड़ा गया है। इसके अलावा दिल्ली के करमपुरा इलाके में भी कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं, लेकिन पते की जगह जिस प्लॉट का एड्रेस दिया गया है वो खाली प्लॉट है। उदाहरण के लिए T82 प्लॉट नंबर पर वोटर लिस्ट में 26 लोगों के नाम दर्ज हैं। इसी तरह T85 नंबर की जमीन पर 7 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। T71 के पते पर भी 7 मतदाताओं के पहचान पत्र बने हुए हैं, जबकि ये सभी प्लॉट खाली पड़े हुए हैं और इनमें अब तक कोई निर्माण ही नहीं हुआ है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि वोटर लिस्ट में अचानक होने वाली वृद्धि का ये ट्रेंड नया नहीं है। इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली में अचानक 14 लाख वोटर्स बढ़ गए थे और इसी तरह 2020 के विधानसभा चुनावों में 9 लाख नए वोटर लिस्ट में आ गए। वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को जोड़े जाने का यह विवाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तक पहुंच गया है। बीजेपी नेताओं ने संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के वोटर आईडी कार्ड को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और ये आरोप लगाया है कि उनके पास 2-2 जगह का वोटर आईडी कार्ड है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर संजय सिंह की पत्नी का एक हलफनामा पोस्ट करके यह आरोप लगाया कि वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर है, लेकिन उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली में मतदान किया था। ऐसे में दिल्ली में किया गया उनका मतदान अवैध और गैरकानूनी है। चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उधर संजय सिंह का कहना है कि वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ
मानहानि का केस करेंगे। बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ झूठी खबर प्रचारित करने के लिए कहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं एफआईआर करेंगे, मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी की तरफ से पहले ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अपना नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की एप्लीकेशन दी जा चुकी है। ऐसे में यह आरोप लगाना कि उनके पास दो जगह के वोटर आईडी हैं पूरी तरह से गलत है। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि उन्होंने राज्यसभा में वोटर लिस्ट से उत्तर प्रदेश और पूर्वांचलियों के नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने उनकी पत्नी का ही नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को बहाना लेकर यूपी, बिहार और झारखंड से दिल्ली आए ऐसे लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब करवा रही है, जो पिछले कई सालों से दिल्ली में रहते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, एक और दिल्ली में वोटर लिस्ट घोटाले के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी का ऐलान करने पर भी अब राजनीतिक विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि एक और आम आदमी पार्टी सरकार इमामों को सैलरी नहीं दे रही है, दूसरी ओर पुजारियों, ग्रंथियों को सैलरी देने का झूठा वादा कर रहे हैं। और अगर वो ग्रंथी पुजारियों को सैलरी देना ही चाहते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं दे रहे? सैलरी पर घमासान केजरीवाल के घर इमाम। हमें 17 महीने हो गया, अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। 17 महीनों से दिल्ली के इमामों को नहीं मिली सैलरी। आचार संहिता लगी तो वो फिर आवंटित नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले फंड रिलीज हो जाए। केजरीवाल सरकार ने रोकी इमामों की सैलरी। की गाड़ी कमाई थी वो या तो शराब घोटाले में लूट ली, या तो मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले में लूट ली, या तो वक्फ पे उड़ा दी। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। पूरा 10 साल के पैसे जो मौलवियों को दिए हैं, पहले एक मुश्त कैबिनेट में एरियर वो हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। इमामों पर संकट, पुजारियों के लिए नया ऐलान की घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इमामों की जो तनख्वाहें हैं वो लगभग देश के हर राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड द्वारा दी जाती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए ऐलान कर रहे हैं। पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपए का वादा, और अब उन्होंने पुजारियों के लिए भी 18,000 रुपए महीने की सैलरी का ऐलान कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिन इमामों को पहले से ही सैलरी मिलती है, उन इमामों को भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सैलरी दे पाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के इमाम सैलरी की मांग को लेकर केजरीवाल के घर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। केजरीवाल ने अब तक उनसे ना तो मुलाकात की है, ना ही उन्हें कोई भरोसा दिलाया है। इससे पहले इमाम दिल्ली की सीएम आतिशी और एलजी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से इमाम काफी नाराज हैं और वो विरोध प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार इमामों की सैलरी का मुद्दा अभी सुलझा नहीं पाई है। इधर केजरीवाल ने पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए नया ऐलान कर दिया है। आज केजरीवाल ने एक नई योजना का ऐलान किया, जिसके तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो कल खुद इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जाएंगे। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है की घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए
मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊँगा। कि दिल्ली के जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं, भाई हैं, दिल्ली के गुरुद्वारों में जो ग्रंथी भाई हैं, उन सब की ज़िंदगी में भी सम्मानजनक सहयोग सरकार दे, सम्मानजनक जीने में सहयोग सरकार दे। उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सबको अपने घर चलाने हैं, एक सम्मानजनक ज़िंदगी दिल्ली में जीनी है उसमें। और वो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब मंदिर पहुंचते हैं तो उससे पहले उसमें कोई पुजारी वहां बैठ के दिया जला के बैठता है। वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। केजरीवाल के इस नए ऐलान के बाद दिल्ली की राजनीति में घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल के इस फैसले का स्वागत कर रही है, इसे जनता के हित में लिया गया फैसला बता रही है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल वोटों के लिए दिल्ली की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को डर है कि इमामों को सैलरी नहीं मिलने की वजह से उनके वोट कटने वाले हैं, इसलिए अब उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, महाठग अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा की है, लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं इसका इन्हें पता तक नहीं। चुनाव से पहले झूठे वादों की झड़ी लगा दी गई है। वैसे पिछले 17 महीनों से इमामों की तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आपकी ये घोषणा भी केवल हवाई है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल पहले दिल्ली के इमामों के साथ किया अपना वादा पूरा करें, तभी इस तरह की नई घोषणाएं करें, अन्यथा दिल्ली की जनता उनके वादों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। केजरीवाल साहब चुनाव आते हैं, आप घोषणा कर देते हैं, फिर घोषणा पूरी नहीं करते। आपने आज घोषणा कर दी कि आप मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के भाई साहब को भी कुछ पैसे महीना महीने का महीना देंगे, परंतु जिनको पहले वादा किया था वह वादा तो पूरा करो। ये जो झूठ की हांडी है ये बार बार नहीं चढ़ेगी, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई। और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई, उन्होंने काफ़ी मंत्रोच्चारण किया, अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे सेहत के लिए जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस जो है चले गए। अरे छोड़ दो। आपकी पार्टी पे एक आरोप लग रहा है कि इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और पुजारियों को तनख्वाह बांटी जा रही है, इस पे बता दीजिए। इमामों को भी देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें, इमाम भी बेफिक्र रहें, सबको जो है पैसा दिया। और अब बात करते हैं नए साल के जश्न के खिलाफ फतवे की। एक और भारत समेत पूरी दुनिया के लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में लगे हुए हैं। दूसरी ओर नए साल के जश्न को लेकर फतवा भी जारी हो गया है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और जानकारों ने कहा है कि मुसलमानों को नए साल का जश्न नहीं मनाना चाहिए, ना ही किसी को इसके लिए मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि ये ईसाइयों का त्योहार है। इसीलिए नए साल का जश्न मनाना, नए साल की मुबारकबाद देना और नए साल के मौके पर पार्टियां आयोजित करना इस्लामी नजरिए से नाजायज है। इस्लाम में नए साल के जश्न की इजाजत नहीं। नए साल पर पार्टी करना खुराफात। नए साल पर आतिशबाजी करना गैर इस्लामी। नया साल जश्न का नहीं, गमगीन होने का मौका। नए साल का जश्न ईसाइयों का त्योहार। नए साल पर डांस करना शरीयत के खिलाफ। नए साल का जश्न मनाने वाला मुसलमान गुनहगार। नए साल की बधाई देने वाला मुस्लिम मुजरिम है। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी के साथ नए साल के जश्न के खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है। साल 2024 और 25 के बीच में बस एक दिन का वक्त बचा है। इसी के साथ एक दिन पहले नए साल का जश्न न मनाने की अपील भी कर दी गई। पूरी दुनिया में नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है। सैर सपाटे के शौकीन लोग देश विदेश में हिल स्टेशन, बीच और फेमस जगहों पर घूमने निकल रहे हैं। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट सभी जगहों पर बुकिंग फुल हो चुकी है।
लेकिन इस्लामिक धर्म गुरुओं ने नए साल पर फतवा जारी कर साफ कह दिया है कि नए साल का जश्न मनाने वाला मुस्लिम शरिया की नजर में मुजरिम है। मैं एक बार फिर तमाम सहारनपुर के मशहूर देवबंदी उलेमा के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नए साल की दस्तक से पहले फतवा जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो नए साल के मौके पर पार्टी, म्यूजिक, डांस और आतिशबाजी और घूमने फिरने जैसा कोई भी काम न करे। उन्होंने इसे इस्लामी तालीमात के खिलाफ बताया है। मौलाना कारी इसहाक गोरा की माने तो नया साल जश्न मनाने का नहीं बल्कि दुखी होने का पल है। इसके पीछे उनकी दलील है कि नया साल आपकी जिंदगी का 1 साल कम कर देता है। ऐसे में आपको दुखी होने की जरूरत है क्योंकि आप मौत के एक कदम और नजदीक आ चुके हैं। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां, पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा 1 साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की जरूरत है। मौलाना कारी इसहाक गोरा के फतवे पर अभी चर्चा शुरू ही हुई थी कि बरेली से एक और फतवा आ गया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि इस साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना और प्रोग्राम आयोजित करना इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और शरीयत में इसे नाजायज माना गया है। शरीयत का हवाला देते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने नए साल के जश्न को ईसाइयों का त्योहार बता दिया और कहा कि जो भी मुस्लिम नए साल का जश्न मनाएगा वो शरीयत के मुताबिक मुजरिम कहलाएगा। फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए और नहीं जश्न मनाना चाहिए।